अमरावती विश्वविद्यालय और कॉलेज के कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल को फिलहाल के लिए वापस ले लिया गया है। उप मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया है। इसके चलते कॉलेज का कामकाज फिर से शुरू हो गया है। हड़ताल के मुद्दे पर पहले दिन 20 फरवरी को कर्मचारी संघों की संयुक्त कार्य समिति ने उप मुख्यमंत्री से चर्चा की थी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की मांगों को मानने और उन्हें सैद्धांतिक रूप से मंजूर करने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन वास्तविक कार्यवृत्त सहमत मांगों को प्रतिबिंबित नहीं करते थे, इसलिए कर्मचारियों ने हड़ताल जारी रखी। इस बीच सचिव स्तर पर कार्यवृत्त में बदलाव कर इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करने पर सहमति बनी है। इसलिए संगठन ने 10 मार्च तक आदेश जारी नहीं होने पर फिर से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विगत 4 वर्षों से लंबित बहुत ही उचित मांगों को सुनकर और सहानुभूतिपूर्वक विचार कर विश्वविद्यालय और कॉलेज के गैर शिक्षक कर्मचारियों की समस्या को हल करने की पहल की। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने भी उनके लिए काम किया। इसलिए कार्य समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि वे 2 दिनों से चल रहे अनिश्चितकालीन धरने को वापस ले रहे हैं। अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजीत तहसील के कुछ क्षेत्रों में दोषपूर्ण महावितरण प्रबंधन के कारण डीपी की मरम्मत नहीं की जा रही है। इसीलिए फार्म पंपों को उचित बिजली आपूर्ति नहीं मिल रही है। इससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। इसे लेकर देवगांव क्षेत्र के किसानों ने स्थानीय महावितरण कार्यालय में आंदोलन किया। अंजनगांव तहसील के देवगांव क्षेत्र में किसानों ने रबी सीजन में केला, गेहूं, प्याज, मूंगफली, चना आदि उद्यानिकी फसलें उगाई है। इस क्षेत्र में थंगन डीपी और खेड़कर डीपी को लगातार बिजली कटौती की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और ये समस्या 1 महीने से चल रही है। इससे पिछले 1 महीने से किसानों की फसल को पानी नहीं दिया जा रहा है। लाखों रुपए खर्च कर उगाई गई फसल आंखों के सामने सूख रही है। किसानों के बुलाने के अगले दिन क्षेत्र में काम करने वाले विद्युत टेक्नीशियन आते हैं, लेकिन वे भी बिना मरम्मत किए ही चले जाते हैं। डीपी पर कोई एबी स्विच नहीं, कोई फ्यूज व्यवस्था नहीं, कनेक्शन सीधे जुड़े हुए हैं। इसलिए ये किसानों के लिए भी खतरनाक है। स्थानीय महावितरण के कार्यालय में अक्सर शिकायतें की जाती है, लेकिन प्रभावी उपचारात्मक उपायों की योजना नहीं बनाई जाती है। महाशिवरात्रि के अवसर पर अमरावती जिले के सालबरडी और श्री क्षेत्र कोंडेश्वर में यात्राएं आयोजित की जाती है। इस यात्रा के लिए एसटी निगम ने 45 से अधिक बसों की सुविधा उपलब्ध कराई है। इससे एसटी निगम को 13.5 लाख रुपए की आय हुई है और उम्मीद है कि यात्रा के अंत तक आय में वृद्धि होगी। सालबर्डी में भगवान महादेव की एक गुफा है और हर साल महाशिवरात्रि पर एक बड़ी यात्रा आयोजित की जाती है। सप्ताह भर चलने वाली यात्रा में लाखों श्रद्धालु आते हैं। पौराणिक काल से ये जगह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लाखों भक्तों के लिए पूजा का स्थान है। इस साल कोरोना के बाद भी महाशिवरात्रि यात्रा पर्व काफी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सालबर्डी जैसे प्राचीन शहर अमरावती के निकट श्री क्षेत्र कोंडेश्वर में महाशिवरात्रि के अवसर पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। इसलिए एसटी निगम ने अमरावती और बडनेरा स्टेशनों से अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की थी। इन सभी सुविधाओं का हजारों श्रद्धालुओं ने लाभ उठाया। इससे निगम को अच्छी आमदनी भी हुई है। विदर्भ सहित अमरावती जिले से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यात्रा अवधि के दौरान निगम ने अतिरिक्त बसों के माध्यम से अमरावती, धामनगांव, परतवाड़ा, चांदुर बाजार, दरियापुर, वरुड़, मोर्शी, तिवसा से यात्रियों को सीधी यात्रा प्रदान की। इसके लिए 45 विशेष बसों की व्यवस्था की गई है। अमरावती शहर में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी में महिला आर्थिक विकास निगम द्वारा पुरुष प्रशिक्षणों के लिए लैंगिक समानता जागरूकता प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। महिला आर्थिक विकास निगम द्वारा नव तेजस्विनी पहल के तहत डॉक्टर पंजाबराव देशमुख विकास प्रबोधिनी में पुरुष प्रशिक्षकों के लिए लैंगिक समानता जागरूकता प्रशिक्षण कार्यालय का आयोजन किया गया। वह उस समय बोल रही थी। इस अवसर पर वरिष्ठ प्रशिक्षक दीपक अभ्यंकर, संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय महिला अध्ययन केंद्र में सहायक प्राध्यापक प्रोफेसर भगवान फाल्के, सामाजिक कार्यकर्ता सुचिता बर्वे, जिला सूचना अधिकारी हर्षवर्धन पवार, MAVIM के जिला समन्वयक अधिकारी सुनील से आदि उपस्थित थे। व्यक्ति के सोचने का तरीका, दृष्टि उसके व्यवहार को प्रभावित करती है। फाल्के ने कहा कि लैंगिक समानता देखने के लिए लैंगिक समानता के बारे में गहरी जागरूकता आवश्यक है। तुम्हाला विचारांच्या पातळीवरती ही प्रक्रिया स्वीकारत असतानाच वर्तनाच्या पातळीवरती पण तुम्हाला बदल करावे लागतील। आपल्याकडे संत तुकाराम महाराजांच्या अभंगांमध्ये दाखले मिळतात आणि बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावले हा एक संदर्भ आहे।
तुम्ही युरोपात आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती ग्रामशी आणि अनेक विचारवंत जर बघितले तर प्रॅक्सिस नावाचा शब्दप्रयोग होतो, ज्याच्यामध्ये विचार आणि व्यवहाराची एक सांधता आहे. आपल्याला न्यायाच्या बाजूने बोलायला शिकायचंय, आपल्याला स्त्रियांच्या बाजूने बोलायला शिकायचं नाहीये आणि आपल्याला पुरुषांच्या विरोधात बोलायला शिकायचं नाहीये आणि आपल्याला पितृसत्ताकच्या विरोधात मातृसत्ताक उभी करायची नाहीये आणि मातृसत्ताक गेली म्हणून पितृसत्ताक उभं करायचं नाही. तर आपल्याला प्रेमाच्या बाजूने बोलायला शिकायचंय, आपल्याला न्यायाच्या बाजूने बोलायला शिकायचंय आणि मग जिथं अन्याय आहे तिथं आपण न्यायाच्या बाजूने बोलू. मग ते स्त्रियांचे असो अगं पुरुषांचे असो, दोघांवर ह्या व्यवस्थेत न्याय होतात आणि दोघांवर अन्याय होतात. मी जे म्हटली की थोडं बोलायचा मी ट्रेनिंग सुरुवात करू बा. हर साल भारी बारिश, बदलते मौसम का असर, बाजार में संतरे के फल का सही दाम नहीं मिलना, जंगली जानवरों का हमला जैसी कई समस्याओं का सामना होने से संतरा उत्पादक निराश है. इस बीच मृग बहार आने से संतरा किसान काफी खुश है. संतरा उत्पादक हर साल भारी बारिश, बदलते मौसम के प्रभाव, बाजार में संतरे के सही दाम नहीं मिलने और वन्य जीवों की हुड़दंग जैसी कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं. लेकिन इस बीच मृग बहार ने संतरा उत्पादकों को मालामाल कर दिया. बागवानों द्वारा उचित खेती के कारण अंबिया बहार के साथ मृग बहार के संतरे पेड़ पर टिके हुए हैं. होली से पहले ही तापमान बढ़ने से भारतीय बाजार सहित पड़ोसी देशों से संतरे की मांग बढ़ गई है. अचलपुर तहसील के पथरोट, धामनगांव गढ़ी, मल्हारा, एकलासपुर, देवगांव, वडगांव, फतेहपुर, परसापुर, वाघडो, जनुना, गोंडवाघोली, कासमपुर, साथ ही चांदूर बाजार के करजगांव, शिरसगांव समेत अंजनगांव तहसील में मृग बहार के संतरे बड़ी मात्रा में दिखाई दे रहे हैं. वर्तमान में 30 से 40 रुपए प्रति किलो संतरे व्यापारी खरीद रहे हैं, जिससे संतरे के बाग प्रति एकड़ 1.5 से 2 लाख रुपए में बिक रहे हैं. कुछ बागों के सौदे करोड़ों में होने की भी चर्चा है. अमरावती जिले के पिंपरी यादगिरी में विदर्भ बलिराजा परियोजना प्रभावित संघर्ष संघ की एक शाखा का अनावरण किया गया. शाखा का उद्घाटन संस्था के संस्थापक अध्यक्ष मनोज चौहान ने किया. इस मौके पर समाज सेवी छोटू महाराज वासु प्रमुख रूप से मौजूद रहे. ये कार्यक्रम गांव की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज, संत गाडगे बाबा, माता रमाबाई की जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया था. यहाँ के तालमी अखाड़े के बालक बालिकाओं ने शिवाजी महाराज के समय की युद्ध जैसी परिस्थितियों में लाठी अस्त्र चलाने की कला का प्रदर्शन करते हुए तरह तरह की कवायद कर दर्शकों का दिल जीत लिया. मनोज चौहान ने विदर्भ में सैकड़ों परियोजनाओं में 65,000 परिवारों के 4 लाख परियोजना पीड़ितों को संगठित करने का संकल्प लिया है. मनोज भाऊ चौहान ने कहा कि विदर्भ बलिराजा परियोजना के पीड़ित संघर्ष की ओर से शाखा अभियान चलाया जा रहा है और परियोजना पीड़ितों की संगठित शक्ति उनके न्याय और अधिकारों के लिए एक मजबूत लड़ाई का निर्माण कर रही है. उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की किसानों को लेकर नीति और योजना पर भी प्रकाश डाला. छोटू महाराज वासु ने भी श्रोताओं का मार्गदर्शन किया. विधायक बच्चू कडू द्वारा विकलांगों के लिए किए गए कार्यों के लिए उनकी हमेशा सराहना की जाती है. विकलांग भाइयों की कई समस्याओं को हल करने के लिए बच्चू कडू हमेशा प्रयासरत रहते हैं. बच्चू कडू ने नांदेड़ के एक विकलांग भाई की समस्या का समाधान फोन रिचार्ज करके किया. उसके बाद बच्चू कडू ने सोलापुर के माधा तहसील की एक विकलांग लड़की को स्मार्टफोन उपहार में दिया. विधायक बच्चू कडू का अपने विकलांग भाइयों के प्रति प्रेम एक बार फिर देखने को मिला. जब बच्चू कडू अमरावती जिले के अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र की यात्रा कर रहे थे तो बुधवार सुबह उन्हें नांदेड़ जिले के मुस्केल गांव के एक विकलांग भाई ओंकार चौहान का फोन आया. बच्चू कडू ने ये फोन लिया और उससे पूछताछ करने लगे. तब विकलांग ने जिद की कि मोबाइल फोन में रिचार्ज खत्म हो गया है और रिचार्ज करा लो. इसके बाद बच्चू कडू ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और उनसे जानकारी मांगी और तुरंत उनके फोन को 200 रुपए का रिचार्ज करा दिया. बच्चू कडू की इस मेहरबानी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उसके बाद बच्चू कडू ने सोलापुर के माधा तहसील की एक दिव्यांग लड़की को स्मार्टफोन उपहार में दिया. कोणत्या मोबाईलवर रिचार्ज मारा लागते? या मोबाईल मी नंबर घेतो ते कितीचा मारू रे रिचार्ज? रिचार्ज मारा की का हा? रिचार्ज फक्त. कोणत्या गावचा आहे तू? कोणत्या गावचा आहे? मोठी जिल्हा नांदेड. नांदेड. काय अपंग आहे का? हा आपण नाव बरं बरं. नाव काय नाव? ओंकार प्रसाद चव्हाण. कार्ड कोणता आहे म्हणा? कार्ड कोणतं आहे? कार्ड एअरटेल. हा एअरटेल आहे का? पैशाचा रिचार्ज मारा लागते? ओके रिचार्ज मारून टाका मग. धन्यवाद. बरं बरं. आता मारा. हा.
झाला का? आलं आला ना? ओके ओके आहे ना? ओके भाऊ. सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिलाने समेत अन्य मांगों को लेकर महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी बालवाड़ी कर्मचारी संघ और संयुक्त कार्य समिति के नेतृत्व में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ सहायिकाएं 20 फरवरी से हड़ताल पर है। इन सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय पर धरना दिया और अपनी मांगों को कलेक्टर के सामने रखा। अमरावती जिले में 2646 आंगनवाड़ी केंद्र में 2366 कार्यकर्ता कार्यरत है। वहीं मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों में 147 मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत है। इसके अलावा 2110 सहायक भी इस हड़ताल में शामिल हुए हैं। गुरुवार को इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने दोपहर करीब 12 बजे स्थानीय इरविन चौक से मार्च निकाला और कलेक्टर पवनीत कौर के समक्ष अपनी मांग का निवेदन पेश किया। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं और तीसरे दिन भी कोई समाधान नहीं हुआ। कर्मचारियों की हड़ताल से एक ओर 5 आंगनवाड़ी केंद्र बंद है तो वहीं दूसरी ओर बच्चे भी बिना भोजन के हैं। बेमुदत संप केलेला आहे सगळं अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांनी. तर आजपर्यंत जानेवारीचं सुद्धा मानधन अजून आमचं झालेलं नाही आहे. आम्हाला जेमतेम 8,500 रुपये मानधन मिळते आणि त्यात आम्हाला भरपूर कामं ही अशी लादली जातात. आम्ही मुलांचा पायार असतो गरोदरबाईपासून तर मूल 6 वर्षाचं होईपर्यंत त्यांना सेवा देतो. नको त्यांना पेन्शन योजना आहेत. यांच्यासारख्या म्हाताऱ्या आहेत की ज्या निराधार आहेत त्यांना मुलं बाळ नाही अशांना सुद्धा अशा आज रिटायरमेंट आलेल्या आहेत. त्यांची पुढच्या आयुष्याची सोय काय आहे? ज्या सेविका समाज घडवत आहे गरोदर स्तनदा बायांची काळजी घेत आहे त्या सेविका रिटायर झाल्यानंतर रोडवर भिकेचा कटोरा घेऊन आम्ही उभं राहायचं का? मोदी सरकार सगळ्या सोयी करत आहे. सगळ्यांचे मानधन वाढवत आहे. सगळ्यांना पगार वाढवून देत आहे. पेन्शन सगळ्यांना लागू आहे. आमची सुद्धा त्यांनी थोडी तरी दखल घ्यावी. जे ग्रॅज्युटी आम्हाला मिळाली पाहिजे आणि पेन्शन मिळालं पाहिजे. आम्हाला वेळोवेळी आम्हाला शिंदे सरकारने जे आश्वासन दिलेलं आहे ते त्यांनी आमचं मान्य केलेलं नाही. बस आश्वासनावरच नुसतं आम्हाला टाळाटाळ केलेली आहे. त्यामुळे आमचा संप मागं घेण्यात आलेला आहे. आता येणाऱ्या 27 तारखेला जो आमचा मुंबईला मोर्चा ठरलेला आहे 28ला मोर्चा होईल आमचा. तिथे ठिय्या आंदोलन करू आम्ही. आता आश्वासनावर आम्ही मोर्चा मागे घेणार नाही. जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण मंजूर होणार नाही तोपर्यंत आम्ही तिथून हटणार नाही आहे. चांद्रबाजार तहसील के आसेगांव पुरना और तलेगांव मोहना मंडलों को जांच समिति से बाहर रखा जाना चाहिए और किसानों को सीधा मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस मांग को लेकर गुरुवार को किसानों ने तहसील में जांच कमेटी के पत्र का विरोध किया। चांदुरबाजार तहसील के आसेगांव पुरना और तलेगांव मोहना मंडल के किसानों को जल्द से जल्द भारी बारिश का फंड दिलाने के लिए पीपल्स डेवलपमेंट एसोसिएशन ने गुरुवार को तहसील कार्यालय पर आंदोलन किया। प्रशासन ने युद्ध स्तर पर कार्रवाई करते हुए पुनरीक्षित भारी वर्षा कोष की मांग को लेकर संभाग स्तर से इन दोनों मंडलों का प्रस्ताव 17 फरवरी को राज्य सरकार को भेजा था। इसलिए आगामी बजट में इस प्रस्ताव पर विचार कर किसानों को मदद मिलने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इस सारे कार्य का श्रेय लोक विकास संगठन को ही मिला। इस डर से उसने कुछ राजनीतिक रवैये से ये प्रावधान कर रखा है कि राज्य स्तरीय जांच समिति गठित इन दोनों बोर्डों की जांच के बाद ही किसानों को राशि मिलेगी। वहीं राज्य सरकार से 24 करोड़ 51 लाख रुपए के फंड की मांग की है। इसीलिए जांच समिति की आवश्यकता इन दोनों बोर्डों पर लागू नहीं होती, क्योंकि उन दोनों सर्कलों में रेन गेज की त्रुटियों के कारण भारी बारिश का लाभ किसानों को नहीं मिला और प्रशासन ने खुद इस गलती को स्वीकार किया और राज्य सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी। इस बीच गोपाल भालेराव ने आरोप लगाया है कि ये किसानों को फांसी पर लटकाने का एक रूप है, क्योंकि राज्य सरकार का राहत कोष देने का कोई इरादा नहीं है। तहसील कार्यालय के समक्ष लोक विकास संघ के पदाधिकारियों व किसानों ने जांच कमेटी के पत्र का विरोध किया। रद्द करा, महसूल मंडळ तळेगाव मोहना आणि आसेगाव पूर्णा या मंडळातील 14,000 शेतकऱ्यांना न्याय मिळवण्यासाठी
लोकविकास संघटनेच्या माध्यमातून आणि या दोन महसूल मंडळातील तमाम शेतकऱ्याच्या वतीने आपण वारंवार आंदोलन करून ही दोन महसूल मंडळे लोकविकास संघटनेच्या प्रयत्नामुळे अतिवृष्टीमध्ये समाविष्ट करून घेतली आणि माननीय विभागीय आयुक्तांनी 17 तारखेला राज्य सरकारला अहवाल पाठवलेला आहे की 24,51,00,000 रुपयाची मागणी या दोन मंडळातील अतिवृष्टीची होत आहे आणि ती आपण त्वरित मान्य करून या शेतकऱ्यांनी द्यावी. परंतु हे श्रेय लोकविकास संघटनेला आणि या लढणाऱ्या शेतकऱ्यांना जात आहे हे पाहून काही स्थानिक जनप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून हे निधी मिळणारा निधी 15 दिवसात मिळणारा निधी आता तो 4 महिन्यावर मिळतो काय मिळतो हा प्रश्न आमच्या समोर आहे. म्हणून ही जी चौकशी समिती आमच्या मंडळावर लागू झालेली आहे ती चौकशी समिती रद्द करून या दोन मंडळांना त्यातून वगळावं आणि येणाऱ्या 15 दिवसात या अतिवृष्टीग्रस्तांना त्वरित निधी द्यावा ही मागणी माननीय तहसीलदार यांच्या मार्फत आज आम्ही मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवत आहे. अमरावती की पूर्व पालक मंत्री और तिवसा विधानसभा क्षेत्र की विधायक एडवोकेट यशोमती ठाकुर द्वारा भातकुली तहसील में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया. भातकुली तहसील के बोकुर खेड़ा में सीमेंट कंक्रीट सड़क, पिछड़ा वर्ग की बस्तियों में सीमेंट कंक्रीट की सड़क और 105 गांव में पानी की टंकी का निर्माण किया जाएगा. इसके साथ ही वाठोड़ा शुक्लेश्वर में 105 गांव की भूमिगत जल आपूर्ति हेतु सुरक्षा दीवार निर्माण का भी भूमि पूजन किया गया. इसी तरह भलसी में सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण का भूमि पूजन भी हुआ. अधिवक्ता यशोमती ठाकुर द्वारा वाकी रायपुर की दलित बस्ती में सभागार निर्माण, बस स्टैंड से जाने वाली सीमेंट कंक्रीट सड़क तथा 105 गांव में जलापूर्ति कार्यों का भूमि पूजन किया गया. इस मौके पर संबंधित विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, सरपंच, उपसरपंच, कांग्रेस कार्यकर्ता, स्थानीय ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे. आणि गावचे तरुण पोरं, पोलीस पाटील साहेब गैरसमज करू नका. आपण जुनी मंडळी झालो. आता गावातील तरुण मंडळी आणि महिलांचं आपण ऐकलंच पाहिजे. त्यांनी ताईला पूर्ण चिखलात फिरवलं. त्या आजी ताईनं गाडीत उतरल्याबरोबर आजीची आठवण काढली. मी तुम्हाला आजीबद्दल विचारलं. गावाची तळमळ खरोखरच गाव मागं आलं होतं हे ताईंच्या लक्षात आलं. ताई त्या दिवशी मनमोकळेपणाने तिथे बोलल्या. इव्हन ताईनं तेही शोधलं नजरेतून तर ह्या तर समस्या आहेच ज्या 3 दिवसून राहिल्या. त्याचबरोबर ताईनं एक कार्ड जो पैसा टाकला होता त्याच्यातही थातुरमातुरपणा करण्यात आला. तोही शेवटच्या टप्प्यामध्ये आहे. जवळचाच सभागृह होतं. ताईने सांगितलं हरिभाऊ दादा पुढच्या वर्षी त्याच्यातही आपल्याला बसता आलं पाहिजे चांगल्या प्रकारे. या प्रसंगी मी एवढंच सांगतो की हा रस्ता असो, पुढचं काम असो, पाण्याचं काम असो, इतकंच नाही. आताच माझ्याशी अधिकारी मंडळी बोलले 25-26ला ताई बाहेर आहे. आम्हाला एक माहिती शोधावं लागते ओलाव्याबद्दल जे तुमच्या इथे सुटते. या सगळ्या प्रश्नाबद्दल ताई कटिबद्ध आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा निशुल्क आयुष्मान कार्ड विशेष अभियान चलाया जा रहा है. केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के तहत पात्र लाभार्थियों को महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ उठाएं, ये अपील जिला सामान्य अस्पताल के जिला सर्जन डॉक्टर दिलीप सौंदले ने की है. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार 1209 उपचारों के लिए चिकित्सा कवर, प्रति परिवार 5 लाख रुपए प्रति वर्ष. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत 996 उपचारों के लिए बीमा कवर प्रति वर्ष 1,50,000 तक. किडनी के लिए प्रत्यारोपण 2,50,000 तक का बीमा कवरेज. साथ ही आयुष्मान कार्ड धारक के लिए निशुल्क उपचार योजना लागू की गई है. लिहाजा आम नागरिकों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और इन योजनाओं का लाभ लेने की अपील जिला सर्जन डॉक्टर दिलीप सौंदले द्वारा की गई है. आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ज्याला आपण PMJAY म्हणतो, यामध्ये ही 2018 पासून ही योजना चालू झालेली आहे आणि जे कार्ड दिलं जातं त्याला गोल्डन कार्ड आपण म्हणतो. तर याच्यामध्ये जवळपास 1209 गंभीर आजारावर शासकीय व खाजगी रुग्णालयात उपचार केले जातात. आता या योजनेसाठी जे पात्र लाभार्थी आहेत त्याच्यासाठी 2011ची जी जनगणना झालेली आहे त्यानुसार सामाजिक आर्थिक व जाती न्याय निकष ठेवून यांची निवड केली गेलेली आहे. आणि यामध्ये आपल्या जिल्ह्यामध्ये 10,69,900 एवढे जण यासाठी पात्र आहेत. त्यापैकी 3,47,000 लोकांनी ह्याचं गोल्डन कार्ड काढून घेतलेलं आहे. आता हे गोल्डन कार्ड कुठं काढलं जातं तर आपल्या गावातील ग्रामपंचायत, आपल्या गावातील जे सेवा केंद्र आहे तिथे
तसंच या योजनेमध्ये जे आपल्या जिल्ह्यामध्ये 23 हॉस्पिटल नोंद झालेले आहेत त्या ठिकाणी हे काढले जातात. 23 हॉस्पिटलमध्ये 13 हॉस्पिटल जे आहेत ते खाजगी आहेत आणि 11 हॉस्पिटल जे आहेत ते शासकीय आहेत. तर यासाठी काय जे कागदपत्र लागतात त्यामध्ये 2018-19 या वर्षामध्ये जे लाभार्थी होते त्यांना माननीय प्रधानमंत्री यांच्या स्वाक्षरीचं एक पत्र मिळालेलं आहे ते, त्याच्यानंतर त्यांचं रेशन कार्ड, आधार कार्ड व मोबाईल नंबर. तर एवढे सगळे डॉक्युमेंट घेऊन आपण वरच्या सांगितलेल्या ठिकाणी लाभार्थ्यांनी KYC केल्यानंतर ते या योजनेसाठी लाभ घेण्यासाठी पात्र आहेत. सांसद श्रीकांत शिंदे ने सांसद संजय राउत पर जान से मारने का आरोप लगाया था, लिहाजा अमरावती शहर के राजकमल चौक में शिंदे गुट ने संजय राउत के प्रति आक्रामक हो गए और राउत के खिलाफ कोतवाली थाने में भी शिकायत दर्ज कराई गई है. ह्या भडव्याचा आम्ही निषेध केला. या डोक्याने थोडासा पागल झालेला आहे. या भडव्याचा थोडासा डोक्याचा इलाज करायचा आहे. गेल्या 2.5 वर्षांनी ह्या भडव्यानं काहीच केलं नाही आणि फक्त ह्या लोकांवर वक्तव्य करते. आमच्या श्रीकांतजी शिंदे साहेबांवर गलत वक्तव्य केले म्हणून त्या भडव्याचा आज आम्ही निषेध केला आणि त्याच्याबद्दल आम्ही जवळीक सिटी कोतवाली पोलीस स्टेशनला त्याच्याबद्दल FIR दायर करत आहे आणि त्याच्यावर मोठ्या प्रमाणात कारवाई की हो ऐसी आमची अपेक्षा है. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती.